नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं धारा वैद्युत। ठीक है ना। वैद्युत धारा की परिभाषा आपको बहुत 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 लेट में दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और भी परिभाषाओं से मिलना पड़ेगा, उन्हें जानना पड़ेगा, तब जाके आपको ठीक तरीके से वैद्युत धारा की या धारा वैद्युत की परिभाषा समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं और ये कहां पर होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी प्लास्टिक की छड़ को अपने सूखे बाल में रगड़ते हैं और उसे कागज के पास ले जाते हैं तो उस प्लास्टिक में कागज को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। या ऐसे ढेर सारे हैं, जैसे एबोनाइट की छड़ है और अगर उसे बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाए, एबोनाइट एक प्रकार का तत्व होता है, पदार्थ होता है, अगर उसे बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाए तो उसमें भी आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण प्राप्त हो जाता है। तो ये जो आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का गुण किसी पदार्थ में उत्पन्न होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये सवाल ये नहीं है कि वैद्युत किसे कहते हैं, सवाल ये है वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो आपको बता दें, ये जो प्रॉपर्टी आ रही है, ये जो गुण आ रहा है किसी पदार्थ में, हाँ? कौन सा गुण? ये जो पदार्थ हमारा किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण प्राप्त कर ले रहा है, इस प्रॉपर्टी आने की जो वजह होती है, जो कारण होता है, वही हमारा कौन होता है? विद्युत आवेश। लेकिन क्या ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने बोला? नहीं। आप इसको लिखते कैसे हैं कि किसी पदार्थ में या किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युतमय हो जाता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युतमय हो जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। लेकिन वैद्युत आवेश ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं, पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप सबको पता है कि आपने 9 में पढ़ा था कि प्रत्येक पदार्थ में एक परमाणु में अणु और अणु में परमाणु, और परमाणु किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो जो किसी भी पदार्थ का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसके नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तथा इस नाभिक के चारों तरफ कुछ कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करते रहते हैं। ये जब इन्हें किसी भी कारणवश किसी वस्तु पर या किसी पदार्थ पर रगड़ा जाता है, घर्षण किया जाता है, तो ये जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन या तो अपनी कक्षा छोड़कर चले जाते हैं और या तो बाहर से इलेक्ट्रॉन इनकी कक्षाओं में आकर बैठ जाते हैं। चूंकि किसी भी पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए कोई भी पदार्थ हमारा पहले किसी तरीके का आवेशित रहित नहीं रहता है। तो ये जो प्रोटॉनों की संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए किसी भी पदार्थ पर तब तक कोई आवेश नहीं होता जब तक उसमें उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकाल दिया जाए या बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें आ ना जाए। अच्छा, रही बात ये जो बीच में है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन निरावेशित होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, तथा प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है। प्रोटॉनों पर उतना ही धन आवेश जितना इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है, इसलिए एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार हमारा कोई भी परमाणु या कोई भी पदार्थ किसी तरीके से आवेशित नहीं होता है। जब इस पे हम घर्षण करते हैं तो घर्षण करने की वजह से
ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है तो हमारे प्रोटॉन पर धनावेश चार्ज ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा, इसलिए हमारा पदार्थ धन आवेश से धनावेशित हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर चले जाते हैं तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है, प्रोटॉनों की बढ़ जाती है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण हमारा जो पदार्थ होता है वो धन आवेश से आवेशित हो जाता है, यानी कि धनावेशित हो जाता है। लेकिन जब किसी पदार्थ में ये इलेक्ट्रॉन बाहर से इस कक्षा में आके प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण धनावेश घट जाता है और हमारा जो पदार्थ है वो ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है। ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है, यानी कि अब आपको बता सकते हैं कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरे ऋणावेश होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जहां पे कूलाम क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है। ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.1, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है इसलिए ऋण 1.6 × 10⁻19 कूलाम का ऋण वाला आवेश होता है, तथा एक प्रोटॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है वो धन 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है। और कूलाम क्या है, अभी मैंने बताया, आवेश का मात्रक होता है। अब आपको बताते हैं कि जैसे अब तक आपने पढ़ा होगा पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषक, या पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। तो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चालक, दूसरा अचालक और तीसरा अर्धचालक। चालक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें से आवेश प्रवाहित हो सके, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिसमें से वैद्युत धारा तथा ऊष्मा दोनों प्रवाहित हो सकती है, उसे हम चालक कहते हैं। या आप वैद्युत धारा के थ्रू ही समझा सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिससे वैद्युत धारा प्रवाहित हो सके वो चालक है, जिससे ना हो सके वो अचालक है, जिसमें थोड़ा थोड़ा हो और थोड़ा थोड़ा ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना। अब आपको बताना है अगली वीडियो में वैद्युत ऊर्जा के स्रोत। वैद्युत ऊर्जा के स्रोत। ठीक, यानी कि वैद्युत ऊर्जा को आप किन किन स्थानों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है। इन सभी ऊर्जा के माध्यमों से हम विद्युत ऊर्जा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगली वीडियो में मैं आपको ये बात बताऊंगा। और आपका भी ये कर्तव्य है कि वैद्युत ऊर्जा के जो स्रोत हैं, जैसे हम वायु से वैद्युत ऊर्जा को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, या जल से कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, या प्रकाश से, या ऊष्मा से, या नाभिकीय पदार्थों से, इन सब के बारे में आप अच्छे से लर्न करिएगा, याद करिएगा, पढ़िएगा और फिर हमें मैसेज करिएगा। फिर आपको हम अगली वीडियो में आगे बताएंगे कि वैद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और वीडियो पसंद आए, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के पास 9, 10, 11, 12 की वीडियो देखने के लिए।